वो घर पहुंचा तो देखा कि जायशा अभी तक जाग रही थी। तुम जाग क्यों रही हो? वो कमरे का दरवाज़ा बंद करते बोले। क्योंकि मुझे नींद नहीं आई, वो बेड के क्राइन के साथ टेक लगाते हुए बोली। शायद नई जगह है इसलिए। हंसला ने खुद ही अंदाज़ा लगाया। वो अब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया था। जायशा खामोश रही। अचानक उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ी। खून देखते ही वो परेशान होते फौरन उठे और उसके पास आई। तुम्हें गोली लगी है? हाँ। वो कोट सोफे पर फेंकते हुए अब अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था। तो तुम अस्पताल क्यों नहीं गए? मोहतरमा, मैं एक गैंगस्टर हूं और लड़ाई के दौरान मुझे लगी है। अब अगर मैं अस्पताल जाता हूं तो वो लोग पुलिस केस बना देंगे। वो शर्ट उतारते बोले। उसका कंधा खून से भरा हुआ था। मेडिकल बॉक्स है क्या? जायशा बोली। हाँ, अलमारी के दाईं तरफ होगा। वो अपने जख्म का मुआयना करते बोले। ओके। जायशा बोलते ही जल्दी से अलमारी खोलते हुए मेडिकल बॉक्स ले आई। तुम क्यों लड़े? वो बॉक्स ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए बोली। जरूरी था। किसी को ये भी बताना था कि अगर वो किसी का नुकसान करेगा तो कोई उसका भी नुकसान करेगा। जायशा अब उसका खून साफ करने लगी थी। हंसला आईने से उसे देखने लगा। मैंने तुम्हारी और सारिम की बातें सुन ली थी। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो नहीं चाहता कि तुम उससे लड़ो, क्योंकि तुम्हारी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर वो प्यूडीन लगाते हुए बोली। गोली अभी बीच में ही है। वो उसके सवाल का जवाब देने के बजाय बोला। जायशा उसकी बात सुनते ही हैरत से उसे देखने लगी। तो अब गोली कैसे निकलेगी? मैं निकाल लूंगा। वो अब बॉक्स में से कुछ निकालते हुए बोले। उस आले की मदद से वो गोली निकालने लगा। जायशा हैरत से उसे देखने लगी, जिसके चेहरे पर सिर्फ हल्की सी दर्द की रमक थी, जैसे उसे गोली लगने से ज्यादा फर्क न पड़ा हो। गोली निकालते ही उसने गहरी सांस ली। जायशा ने जल्दी से जख्म पर हाथ में पकड़ी हुई पट्टी रख ली। हंसला ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए दबाव बढ़ाया। तुम्हें दर्द होगा? जायशा उसे देखते हुए बोली। मुझे फर्क नहीं पड़ता, और दबाव बढ़ाओ, तभी खून बहना कम होगा। जायशा खामोश हो गई। कुछ देर बाद हंसला ने अपना हाथ हटा लिया। जायशा अब दोबारा खून साफ करने लगी। पट्टी होते ही हंसला उठा। तुम सो जाओ, अब काफी देर हो गई है। वो बोलते हुए बाथरूम चला गया। जायशा मेडिकल बॉक्स बंद करते हुए वापस अलमारी में रखते हुए बेड पर बैठी। कुछ देर बाद हंसला भी आ गया। तुम्हें बेड शेयर करने पर कोई मसला तो नहीं? मुझे क्या मसला होगा? तुम अपनी साइड पर सोना, मैं अपनी साइड पर सो जाऊंगी। हंसला सर हिलाते हुए बेड पर चित लेटा। तुम भी लेट जाओ। उसे बैठी देखकर वो बोला। क्या मेरी अब्बा और अलियान से बात हो सकती है? रात के 1 बजने वाले हैं, वो दोनों सो चुके होंगे, वो सुबह बात कर लेना। ओके। वो बोलते हुए लेट गए। वो करवट लेते हुए खिड़की से नजर आते आसमान को देखने लगी। उसे नई जगह पर इतनी आसानी से नींद नहीं आती थी, इसलिए वो जानती थी कि आज की रात वो सो नहीं सकेगी। दूसरी तरफ हंसला भी किसी सोच में डूबा हुआ था। तुम वापस कब आए? सारिम कमरे में आते हुए बोले। जायशा बाहर अब्बा से बात कर रही थी। तकरीबन 12:30 बजे। तुम ठीक हो? वो फिक्रमंद था। हाँ। गोली तो नहीं लगी? कंधे पर लगी थी, ज्यादा गहरा जख्म तो नहीं है? वो उसके पास बेड पर बैठते हुए बोले। नहीं। कल भाभी का पहला दिन था इस घर में और तुम पहली बार जख्मी हो आए। क्या सोच रही होंगी वो तासुर से उसे देखते बोले। यही कि उसकी एक गैंगस्टर से शादी हो गई है। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले। बेचारा भाभी। वो अफसोस से सर नफी में हिलाते बोले। हंसला ने उसे घूरा। दानिश बता रहा था कि कोई और भी तुम्हारे साथ था कल रात। हाँ। वो दूसरी तरफ देखते हुए बोले। कौन? वो कौन? तुम नहीं जानते? उसे बताओगे तो जान जाऊंगा। रहने दो सारिम। वो कौन था ये जानना किसी के लिए भी अहम नहीं है। ठीक है, अगर आइंदा तुमने ऐसा कुछ करना हो तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। वो मेरी ज़ाती दुश्मनी थी, इसलिए मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। हंसला, मैं पिछले 7 सालों से तुम्हारे साथ हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुम्हारी गुलखान से कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी थी नहीं, लेकिन अब है। अब जितना कि मैं जानता हूँ, जायशा भाभी के अलावा तुम्हारा कोई अपना नहीं है। फिर किसकी वजह से इस ज़ाती दुश्मनी ने जन्म लिया है? क्या कोई ऐसा है जिसे मैं नहीं जानता? कोई नहीं है सारिम। तुम्हारे और जायशा के अलावा मेरे पास कोई नहीं है। वो अपने हाथों को देखते हुए बोले। उसके लहजे में तकलीफ और गहरा गुरूर था। कमरे के बाहर खड़ी जायशा को दुख हुआ। सारिम ने उसके हाथ पर हाथ रखा। मैं जायशा भाभी का तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा।
पूरी जिंदगी? वो कहते ही हल्का सा हंसा। हाँ, पूरी जिंदगी। उसके लहजे में वफा थी। तो क्या तुमने शादी नहीं करनी? नहीं। ऐसे कैसे? भाई, मेरी शादी करवा चुके हो और खुद शादी नहीं करनी? अब मैं भी तुम्हारी शादी करवाऊंगा। तो अब बदला लोगे? हाँ। जैसे कल जायशा मुझ पर चीजें फेंक रही थी, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि बीवी को संभालना कितना मुश्किल काम है। उसके बाद सुनते ही सारिम साहब बाहर खड़ी जायशा मुस्कुराई। वैसे मैं ये जरूर कहूंगा कि बीवी तुम्हें टक्कर की मिली है। टक्कर की हो या ना हो, लेकिन डरपोक बिल्कुल नहीं है, और मेरे लिए ये अच्छा है। अच्छा क्यों? क्योंकि अगर मेरी बीवी डरपोक होती तो वो रोज रोज मुझे खून में नहाया देखकर ही बेहोश हो जाती। जायशा उसकी बात सुनते ही फिर मुस्कुराई। अच्छी बात है, सारिम बोला। जायशा दरवाज़ा खटखटाते हुए अंदर दाखिल हुई। आपका फ़ोन? वो सारिम का फ़ोन उसे वापस करते हुए बोली। सारिम, आज एक काम करना कि एक मोबाइल ला देना जायशा को। हंसला सारिम को देखते बोले। ठीक है, वो उठते हुए बोले। तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? मेरा दिल नहीं था। अच्छा, मैं आती हूँ। कुछ देर तक जायशा बोलते हुए बाहर चली गई। अंजाल अपना फ़ोन चेक करने लगा। वो जानता था कि कल अर्ज़म ने ऐसा क्यों किया। गुलखान को पुलिस भी नहीं पकड़ पाती थी। उसके कनेक्शन ही काफ़ी थे। उसके गुनाह पर अगर वो छापा भी डालता, तब भी कुछ दिनों में उसे उसका सारा सामान वापस मिल जाता। इसीलिए अर्ज़म ने उसका गोदाम तबाह करने का सोचा। हंसला को अब गुलखान पर नज़र रखनी थी ताकि वो अर्ज़म को नुकसान न पहुंचा सके। वो जानता था कि गुलखान का शक उस पर नहीं जाएगा, लेकिन अर्ज़म पर ज़रूर जाएगा। कुछ देर बाद जायशा वापस आई। उसके हाथ में एक ट्रे थी। वो आराम से हंसला के सामने बैठी। हंसला उसे हैरत से देखने लगा। ये सूप है, सारा खत्म करो, वो ट्रे की तरफ बढ़ाते हुए बोली। लेकिन जायशा, मुझे नहीं पीना था कुछ भी। पहली बात तो ये कि अभी कल ही तुम्हें गोली लगी है, जिसकी वजह से काफ़ी खून बहा है। दूसरी बात, इस सूप से तुम्हें काफ़ी एनर्जी मिलेगी। और तीसरी और आखिरी बात कि तुम्हारे पास ना पीने का ऑप्शन ही नहीं है। वो ट्रे साइड पर रखते हुए बाउल अपने हाथ में उठाते हुए बोली। जायशा अब चम्मच से उसे सूप पिलाने लगी थी। हंसला मुंह बनाते पीने लगा था। सूप काफ़ी मज़े का बना था, लेकिन वो फिर भी नखरे कर रहा था। यार अब बस। जब उसका पेट भर गया तो वो चम्मच पीछे करते बोले। उसी वक़्त दरवाजे पर सारिम हाथ में दूध का गिलास और पेन किलर लेकर आया, लेकिन उन्हें देखते ही वो रुक गया। ये थोड़ा सा रह गया है, इसे भी खत्म करो। नहीं यार, मैंने पहले ही काफ़ी ज़्यादा पी लिया है। हंसला गाजी, सूप खत्म कीजिए। वो अब उसे घूरते बोले। अगर ना करूं तो? बीवी को इनकार। वो उसे घूरते बोले। उसके खतरनाक तासुर देखते हंसला ने मासूमियत से मुंह खोला। जायशा मुस्कुराते हुए उसे सूप पिलाने लगी। सारे मुस्कुराते हुए वापस पलट गया। अब उसे हंसला की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी परवाह करने वाली आ चुकी थी। उसे गोली लगे दूसरा दिन था। वो ये 2 दिन घर ही रहा था। इन 2 दिनों में जायशा ने उसके खाने पीने का अच्छा ख्याल रखा था। वो जबरदस्ती उसे दूध, फल, सूप, मिल्कशेक बनाकर पिलाती थी। वो उसे पीना ही पड़ता था। उसकी हालत से काफ़ी महसूस हो रहा था। अभी भी वो सारिम के कमरे में ही बैठा हुआ था, क्योंकि वो जायशा को किचन में जाते देख चुका था। अब क्यों छिपे हो? हंसला का ये चौथा चक्कर था उसके कमरे में। क्योंकि मेरी बीवी फिर किचन में चली गई है। उसके बेचारगी से कहने पर वो बेसाख्ता हंसा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वो उसे घूरते बोले। जब मैं तुम्हारी मन्नतें करता था कि मेडिसिन खा लो, दूध पी लो, तब तुम कितने नखरे करते थे। अब बहुत अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ। सारिम के कमरे का दरवाज़ा खटका। हंसला फौरन पर्दे के पीछे छुपा। आ जाइए, सारिम मुस्कुराते दबाते बोले। और जायशा के हाथ में एक प्लेट थी। वो फल काट कर लाई थी। हंसला, वो बोलते हुए कमरे में नज़र दौड़ाने लगी। सारिम खामोश रहा। हंसला, गाजी साहब, बराहे मेहरबानी बाहर आ जाइए, क्योंकि अगर मैंने ढूंढा तो आपको एक प्लेट के बजाय 2 प्लेटें खानी पड़ेंगी। वो पूरे कमरे में नज़र दौड़ाते हुए बोली। 2 सेकंड बाद हंसला ने आहिस्ता से मुंह निकाला। उसके बच्चों की तरह लटके मुंह देखते सारिम की हंसी गूंजी। सारिम, आप भी बाहर आइए और खाइए, वो उसे देखते बोली। सारिम हैरान हुआ। हंसला मुस्कुराया। भाभी, मुझे चोट नहीं लगी है, आपके शोहर को लगी है। जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरे शोहर के राइट हैंड हैं, तो आप में भी ताकत होना ज़रूरी है। चलिए अभी बाहर। सारिम मुंह बनाते उठा। वो दोनों एक साथ बाहर निकले। जायशा, मुझे ज़्यादा फल नहीं खा सकता हमें, हंसला डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोला। मुलाजिम सारिम के लिए भी प्लेट लेकर आया। जायशा हंसला के बराबर में बैठी थी। फल चाट, वो दोनों प्लेट देखते बोले।
जी हाँ। जायशा भी उसे खिलाने लगी थी। हंसला की गोली दाली कंधे पर लगी थी। वो अपने बाएं हाथ से भी वैसे ही काम कर सकता था जैसे दाएं से, लेकिन खाना वो दाएं से ही खाता था, इसलिए अब उसे खिलाने की जिम्मेदारी जायशा की थी। वो दोनों आराम से खाने लगे। भाभी, फर्स्ट फल चाट आपने बनाई है, सारिम बोले। जी, बहुत मजे की बनी है। उसकी बात सुनते जायशा मुस्कुराई। हंसला खाते हुए मुसलसल उसे ही देख रहा था। जायशा महसूस किए बिना उसे खिला रही थी। वो जानती थी कि वो मुसलसल इसलिए देख रहा है कि वो पजल हो जाए और उसे ज्यादा खाना ना पड़े। जबकि अगर वो नज़र उठाते उसकी आंखों में देखती तो जानती कि उनकी आंखों में अपनायत थी और शायद कहीं मोहब्बत भी। इन 2 दिनों में उनके दरमियान अपनायत का एहसास जन्म ले चुका था। वो दिन दूर नहीं था जब मोहब्बत भी उनके दिलों में घर कर लेगी। जायशा खिलाते वक्त बस उसके होठों तक ही देखती थी, फिर वापस नजरें प्लेट पर मरकूज कर लेती। खाने के बाद जायशा उठ गई। जायशा, हंजला ने पुकारा। जी। वो पलटते ही देखते बोले, ये ज्यादती है। वो मुंह बनाते बोले, क्या ज्यादती? वो नासमझी से उसकी तरफ देखते बोले, तुमने मुझे जबरन इतनी ज्यादा फलचाट खिलाई लेकिन खुद नहीं खाई। क्यों? मैं भी खाने लगती हूँ? तो फिर मेरे सामने ही खाओ, और इतनी ही जितनी मुझे खिलाई है। पहली बात, दूसरी बात नहीं, तुम भी इतना ही खाओगे जितना मुझे खिलाया है। वो जिद करते बोले। सारे मुस्कुराते उठा। हंजला, मुझे कोई चोट नहीं लगी, जिसलिए अगर तुमने अभी इतना ना खाया जितना मैंने खाया है तो मैं अब से कुछ नहीं खाऊंगा। बस? हंजला खुद भी नहीं जानता था कि वो अभी कितनी बेतुकी से जिद कर रहा था, लेकिन ये एहसास उसे खुशकुंद लग रहा था कि कोई था जिससे वो जिद कर सकता था, कोई था जो उसके नखरे उठा रहा था। हंजला गाजी, जी मेहरबानी हंजला गाजी। हंजला गाजी अपनी बात से बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हटेगा। ओके। चंद पल उसे देखते रहने के बाद जायशा बोली। हंजला मुस्कुराया। कुछ पल बाद वो हाथ में प्लेट पकड़े उसके बराबर में बैठी। कम है? वो प्लेट देखते बोले। जी नहीं, बिल्कुल सेम मिकदार है। बिल्कुल नहीं। खैन सामा? वो बोलते आवाज़ देने लगा। जी सर। खानसामा बाहर आते बोले, जाओ फल चाट लाओ। जी सर। हंजला, मैं कह रही हूं ना कि तुम्हारी प्लेट इतनी थी। वो झगड़ते बोले। इतने में खानसामा फल चाट से भरा बाउल ले आया। हंजला ने उसकी प्लेट भर दी। जायशा हैरत से हल्का सा मुंह खोले अपनी प्लेट को देखने लगी। हंजला ने मुस्कुराहट दबाई। ये सब मैं खाऊंगी? वो उसे देखते बोले। हाँ। वो मुस्कुराहट दबाते बोले। उसका जवाब सुनते जायशा ने प्लेट देखते एक नज़र अपने पेट को देखा। हंजला बेसाख्ता हंसा। चलो अब खाना शुरू करो मिसेज हंजला गाजी। हंजला, ये ज्यादती है। वो एहतजाजन बोले। कोई ज्यादती नहीं है, चलो अब खाओ। जायशा मुंह बनाते खाने लगी। आधी प्लेट खाने के बाद उसकी बस हो गई। अब मैं बस। वो प्लेट खिसकाते बोले। बिल्कुल नहीं। हंजला प्लेट दोबारा उसके सामने करते बोले। हंजला, वो रूहानसी से होते बोले। हंजला बेइख्तियार से देखे गया। वैसी बहुत क्यूट लग रही थी। जायशा उसके यूं देखने पर पजल हुई। उसकी सफ़ेद रंगत में हल्की सी सुर्खी घुली। हंजला नेस्मराइज हो रहा था। जायशा पजल होते प्लेट पर झुक गई। झुकने से उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए। हंजला यदम चौंका। जायशा ने एक चम्मच लेते हुए चम्मच वापस प्लेट में रखी। हंजला ने प्लेट थोड़ी अपनी तरफ खिसकाई। जायशा का हिलतर मुंह रोका। वो हैरत से उसे देखने लगी। मैं भी तुम्हारे साथ खाता हूँ? हंजला ने भौते हुए एक चम्मच ली। उसे हैरत से अपनी तरफ देखता पाकर उसने शरारतन आंख विंग की। जायशा हड़बड़ाते दूसरी तरफ देखने लगी। हंजला हल्का सा हंसा। आज भी तकरीबन 1 हफ्ते बाद घर से निकला था। जायशा अपने बाप और भाई से मिलने गई थी, इसलिए वो अब बाहर निकल आया था। उसका इरादा कुछ देर आसपास की खबर लेने के बाद जायशा को लेने जाने का था। कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका महलनुमा घर मेन रोड से काफ़ी दूर था और इसका रास्ता भी काफ़ी भूल भुलैया वाला था, इसलिए अभी तक किसी को उसके घर का इल्म नहीं हुआ था। वो जैसे ही मेन रोड पर आया उसी वक्त दुश्मनों की नज़रों में आ गया था। अपने पीछे आती गाड़ियां देखते वो तंजिया मुस्कुराया। उसके कंधे का जख्म अब काफ़ी हद तक ठीक था। पिछले हफ्ते से हेल्दी खाना खाने से वो काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहा था खुद को। वो बैक व्यू मिरर से उन्हें देखते अपनी गाड़ी की स्पीड मजीद तेज़ कर गया था। इतने में उसके पीछे आती ब्लैक गाड़ी में से एक आदमी आधा बाहर निकलकर उस पर गोली चलाने लगा। हंजला अब गाड़ी जिगजैग में चलाने लगा था। गोलियों की वजह से सड़क पर हड़बड़ी मच चुकी थी। वो एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते दूसरे हाथ से डैशबोर्ड से पिस्तौल और गोलियां निकालने लगा था। वो यकीनन शाफी के लोग थे, क्योंकि गुल खान के गार्ड्स प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं, पीछे आते आदमियों की तरह सादे कपड़ों में नहीं। वो अब गाड़ी एक सुनसान सड़क पर ले आया था। कुछ देर बाद उसने गाड़ी की स्पीड आहिस्ता की। इन सबको लगा कि वो अब गाड़ी से निकलने लगा है, लेकिन उसने एकदम ही स्पीड बढ़ाते गाड़ी मोड़ी। उसके साथ ही वो बाएं हाथ से पिस्तौल चलाने लगा। गाड़ी को गोल गोल घुमाते उन सबको मार रहा था। कुछ ही देर बाद उसने गाड़ी रोकी, फिर शान से बाहर निकलते सामने उन आदमियों की तरफ बढ़ा। वो सब शदीद जख्मी थे। शाफी को कहना कि हंजलाबाजी को पकड़ना इतना आसान नहीं है। वो क्या, उसका बाप भी मुझे पकड़ नहीं सकता। वो एक आदमी को गिरेबान से पकड़ते जमीन से उठाते बोले, फिर उसे छोड़ते अपनी गाड़ी की तरफ गाड़ी को घुमाते वो आगे बढ़ गया। उसने बैक व्यू मिरर में वहां आती पुलिस जीप देखी। अर्जम बाहर निकलते उन सबको देखने लगा। हंजला एक नज़र अर्जम को देखते स्पीड मजीद तेज कर गया था।
अर्ज़म ने नज़रों से ओझल होती हंजला की गाड़ी को देखा, फिर गहरा सांस भरते वो अयान की तरफ मुतवज्जह हुआ। इन सबको पहले अस्पताल पहुंचाओ, फिर थाने लेकर जाएंगे। जी सर। अंजाल अब एक बेकरी के सामने खड़ा था। उसका इरादा जायशा के लिए कुछ खरीदने का था। वो काफ़ी देर बाद एक केक पसंद करते बाहर निकला। उसे जायशा की पसंद का इल्म नहीं था, इसलिए उसने काफ़ी सोचने के बाद एक चॉकलेट केक लिया था। वो बाहर निकला तो देखा अर्ज़म पुलिस यूनिफॉर्म में बाहर खड़ा उसे ही देख रहा था। अरे ऑफिसर साहब, आप यहाँ? वो मुस्कुराते हुए बोले। इन सब पर गोलियां तुमने चलाई हंजला? वो सख्त लहजे में बोले। अरे ऑफिसर साहब, मैं बेचारा सीधा साधा इंसान हूँ, मैं भला किसी को क्यों मारूंगा? अभी भी नई नवेली बीवी को खुश करने के लिए केक लेकर जा रहा हूँ। अर्ज़म ने उसकी नौटंकी देखते सर झटका और उसकी गाड़ी के बैक साइड पर आया। अगर तुम इन आदमियों से नहीं उलझे तो फिर ये गोलियों के निशान क्यों हैं तुम्हारी गाड़ी पर? उस पर गोलियां चलाते वक्त 2-3 गोलियां उसकी गाड़ी को छू कर गुजरी थीं। अर्ज़म उन्हीं की बात कर रहा था। मेरी गाड़ी पर गोलियों के निशान हैं? तो वो भरपूर हैरानी की अदाकारी करते उसके बराबर आया, फिर हैरत से अपनी गाड़ी को देखने लगा, जैसे जानते ना हो कि ये किसने किया है। हंजला, अगर इन आदमियों ने तुम्हारा नाम लिया तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा, वो उसे वार्निंग देते बोले। वो शाफी के लोग थे अर्ज़म, मेरा क्या, वो किसी का नाम नहीं लेंगे, वो उसे संजीदगी से देखते बोले। तुम कब बाज आओगे अपनी इन हरकतों से? अगर तुम इसी तरह करते रहे तो बहुत जल्द तुम्हें देखते ही शूट करने का ऑर्डर मिल जाएगा हमें। उसकी आंखों में हल्की सी फिक्रमंदी थी। ओह, तो एक पुलिस ऑफिसर को एक गैंगस्टर की फिक्र हो रही है। अर्ज़म ने दांत पीसते हुए देखा। हंजला, मैं वार्निंग दे रहा हूं कि बाज आ जाओ, वरना सब कुछ खो दोगे। पहले तुम अकेले थे, लेकिन अब बीवी है तुम्हारी। डोंट वरी ऑफिसर साहब, हंजला गाजी को अपने और अपने से जुड़े लोगों की हिफाजत करना आती है, तो तुम मेरी बात को सीरियस नहीं लोगे। अरे ऑफिसर साहब, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं आपको। आप बाकी मुजरिमों को पकड़ने की कोशिश करें, मेरी फिक्र ना करें। मैं अपने दुश्मनों से खुद निमट लूंगा। वो बोलते जाने लगा। तो फिर ड्रग्स की स्मगलिंग करना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें बहुत जल्द गिरफ्तार कर लूंगा, फिर तुम कभी जेल से नहीं निकल पाओगे। अर्ज़म उसका बाजू पकड़ते बोले। हंजला पलटते उसे देखते बोले। हंजला गाजी इतना भी बेगरत नहीं जो ड्रग्स स्मगल करे। तुम ड्रग्स स्मगल नहीं करते? वो हैरान हुआ। हाँ, तो फिर क्या स्मगल करते हो? अर्ज़म, मैं हीरे स्मगल करता हूँ, बस इसके अलावा मेरी अपनी 2 फैक्ट्रियाँ हैं, वो संभालता हूँ। तो फिर डीआईजी साहब ने मुझे ये क्यों कहा कि तुम ड्रग्स स्मगल कर रहे हो, और अगर तुम्हें ना पकड़ा तो पूरा मुल्क तुम्हारी ड्रग्स की लपेट में आ जाएगा? ये तुम खुद पता लगाओ। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो तो अभी चलो, मैं तुम्हें अपने बेसमेंट ले चलता हूँ, तुम खुद देख लेना। हंजला, आखिर तुम गैंगस्टर बने ही क्यों? वो माथा मलते बोले। वो इतना तो समझ गया था कि हंजला को फंसाने की कोशिश की जा रही है। उसकी बात सुनते ही हंजला की आंखों में कुछ उभरा, कुछ तकलीफ था सा। वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, इसलिए मैं चलता हूँ, वो बोलते पलटा। अर्ज़म, अपना ख्याल रखना, कोई तुम्हें ड्रग केस में फंसाना चाह रहा है। वो उसकी पुश्त देखते बोले। तुम फिक्र ना करो, मैं देख लूंगा इस मामले को। वो हल्का सा पलटते उसे देखते बोले। जायशा घर आ गई हो? वो लाउंज में आते आवाज़ देते बोले। हाँ, आ गई है भाभी, अब शोर मत मचाओ। सारे माते बोले। कहाँ है वो? अपने कमरे में होंगी। तुम बताओ, तुमने तो भाभी को लेने जाना था, फिर क्यों नहीं गए? शाफी के आदमी पीछे लग गए थे। तुम ठीक हो? गोली तो नहीं लगी? वो उसके कंधे पर हाथ रखते उसे देखते फिक्रमंदी से बोले। मैं ठीक हूँ और मुझे कोई गोली नहीं लगी, शुक्र है। वो गहरा सांस लेते बोले। ये क्या लाए हो? वो शॉपर देखते बोले। अपनी बीवी के लिए केक लाया हूँ। केक? वो क्यों? वो हैरान हुआ। मुझे लगा कि मुझे उसके लिए कुछ लेकर जाना चाहिए, इसलिए केक ले आया। जायशा भी लाउंज में आ गई। वो दोनों उसकी पुष्ट किए खड़े थे। अच्छा, सर हिलाते बोले। जायशा चलते उनके सामने आई। अच्छा सारिम, ये पता करो कि मुझ पर ड्रग स्मगलिंग का इल्ज़ाम कौन लगा रहा है। वो उसकी तरफ देखते ही बोले। ड्रग स्मगलिंग? सारिम हैरान हुआ। हाँ, डीआईजी साहब ने कहा है कि मैं ड्रग स्मगल कर रहा हूँ। अब तुम ये पता लगाओ कि कौन मुझे इस सब में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ इस मामले को। चलो अब केक खाते हैं। वो बोलते ही चलते डाइनिंग टेबल की तरफ आया। इतने में जायशा ट्रे में केक और प्लेटें ले आई। अब वो तीनों हंसते मुस्कुराते केक खाने लगे थे। मुस्तकबिल से अनजान वो तीनों आज जो एंजॉय कर रहे थे। इंजाल रात तकरीबन 9 बजे कमरे में आया। जायशा बेड पर बैठी फ़ोन यूज़ कर रही थी। इंजाल भी बेड पर बैठा। जायशा फ़ोन रखते उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। तुम कहीं बाहर गए थे? नहीं, सारिम के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। तुम सो जाओ, मुझे ज़रा एक काम से जाना है। हंसला, तुम फिर किसी पर अटैक करने जा रहे हो? अभी तुम्हारा पहला जख्म भी ठीक नहीं हुआ। जायशा, ज़रूरी है, कोई मुझे ड्रग केस में फंसाना चाहता था। अब जबकि मैं जान गया हूँ कि वो कौन है, तो फिर उसे मज़ीद तूल देना नुकसानदेह है। अभी 10:05 पर वो ड्रग स्मगल करने वाला है, वो भी मेरे नाम से, इसलिए उसे मारना ज़रूरी है। तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म करो, लेकिन खुद मत जाओ। पुलिस? वो चौंका।
हाँ पुलिस, अब आप खुद ही अपनी मुखबरी तो नहीं करेंगे। पुलिस यकीनन इस बारे में सोचेगी, लेकिन आप नहीं जाएं तब तक जब तक आपका जख्म ठीक ना हो जाए। ठीक है, उसने बोलते अर्जम को कॉल मिलाई, फिर उठ के खिड़की की तरफ आया। हेलो, इंस्पेक्टर अर्जम खान स्पीकिंग। अर्जम, अभी 10:05 पर एक ट्रक पर ड्रग्स स्मगल होने वाले हैं, जो सुबह तक पूरे पाकिस्तान में फैल जाएंगी। इस ट्रक में कई टन ड्रग्स हैं। तुम नंबर नोट करो और जगह भी। इस जगह पर तकरीबन 40 आदमी पहरे पर होंगे। ठीक है इंजाल गाजी, तुम अपने घर से मत निकलना, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। वो तेजी से बोलते बोलते बोले। वो अभी तक अपने ऑफिस में था। जब से उसकी बीवी की मौत हुई थी, वो रात 10-11 बजे तक घर जाता था। ठीक है एसपी अर्जम खान, उसने बोलते ही कॉल काट दी। मैं खुद भी संभाल लेता। वो जायशा को देखते बोलते बेड की तरफ आया। अब अगर खून खराबा करते तो वो कानून के खिलाफ होता। अब अगर पुलिस इस मामले को संभालेगी तो वो कानून होगा। हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। वो उसे देखते बोले, अंडरवर्ल्ड में किसी का कानून नहीं चलता और ना ही कोई कानून को मानता है। अगर कोई कानून को मानता ना होता तो फिर कोई भी पुलिस को देखते भागे ना। उसी के बाद में दम था, इसलिए हंसला चुप हो गया। वैसे कौन आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है? वो बेध्यानी में उसे आप बोल गई थी। हाँ, मेरा एक पुराना दुश्मन है, गयासपुरा। गयासपुरा? वो बड़बड़ाई। अजीब नाम है, उसने तंज किया। उसकी बात सुनते हंसला मुस्कुराया। चलो अभी तुम सो जाओ, आप भी सो जाइए। मैं कुछ समय तक सो जाऊंगी। जायशा बोलते दूसरी तरफ करवट लेते आंखें मूंद गई। हंसला फोन पर कुछ चेक करने लगा था। हंसला, जायशा उसे देखते बोले। जी। वो फोन से नजरें हटाते उसे देखते बोले, आप किस चीज की स्मगलिंग करते हैं? हीरों की। हीरों की? क्यों? क्योंकि मुझे हीरे पसंद हैं। तुम बताओ, तुम्हें किस तरह हीरे पसंद है? मेरे पास हर तरह की हीरे हैं। मुझे हीरे नहीं पसंद। उसकी बात सुनते हंसला हैरान हुआ। जायशा ने उसे सीधे बैठते देखकर खुद भी बैठ गई। तुम्हें हीरे नहीं पसंद? वो हैरानी से उसे देखते बोले। हाँ, अजीब लड़कियां हीरों पर मरती हैं और तुम्हें हीरे ही नहीं पसंद? जी, हर एक की अपनी पसंद होती है। तो तुम्हें क्या पसंद है? मुझे सिल्वर ज्वेलरी और गोल्ड ज्वेलरी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बीवी को हीरे पसंद नहीं होंगे। मेरे स्कूल में एक अमीर बच्ची थी, वो मेरी दोस्त थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझे हीरे की अंगूठी दिखाएगी। अगले दिन वो अपनी मम्मा की अंगूठी ले आई। काफ़ी खूबसूरत थी। पहले उसने पहनी, उसे कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने पहनी और मुझे पूरी उंगली पर इन्फेक्शन हो गया। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो कैसे हुआ था, लेकिन अंगूठी पहनने के बाद हुआ था। मुझे तकरीबन 2 हफ्तों तक उंगली में दर्द रहा। इसलिए मुझे हीरे नहीं पसंद। उसकी बात सुनते हंसला मजीद हैरान हुआ। मैंने आज तक ऐसी औरत नहीं देखी जिसे हीरे पहनने से इन्फेक्शन हो जाए। उसकी बात सुनते जायशा मुस्कुराई। कुछ लोग होते हैं जिनको सिल्वर सूट नहीं करता, कुछ को गोल्ड सूट नहीं करता, और जायशा उनमें से थी जिनको हीरे सूट नहीं करते थे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी खरीद दूंगा, तुम वो पहन लेना। जायशा हल्का सा हंसी। आज फिर वो मीटिंग रूम में मौजूद था। उसके बराबर में अयान खान बैठा था। सामने डीआईजी साहब और सरबराही कुर्सी पर आईजी साहब। बहुत खूब एसपी अर्जम खान, जिस तरह आपने हंसला गाजी का ट्रक से भरा ट्रक पकड़ा है, मुझे उम्मीद है कि आप उसे भी जल्द पकड़ लेंगे। आईजी साहब खुशी से बोले। सर, वो ट्रक हंसला गाजी का नहीं था। उसकी बात सुनते वो तीनों हैरान हुए। ये आप क्या कह रहे हैं एसपी अर्जम खान? डीआईजी साहब बोले। सही कह रहा हूँ सर, हंसला गाजी ड्रग स्मगल नहीं करता बल्कि हीरे स्मगल करता है, वो भी साल में सिर्फ 2 या 3 दफ़ा। मैंने अच्छे से चेक किया है। वो ड्रग स्मगल नहीं करता बल्कि गयासपुरा उसका नाम इस्तेमाल कर रहा है। गयासपुरा? मैंने इसका नाम आज तक नहीं सुना, क्योंकि गयासपुरा काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान आया है और पाकिस्तान आने के बाद वो हंसला गाजी का नाम इस्तेमाल करने लगा है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? डीआईजी साहब बोले। क्योंकि गयासपुरा और हंसला गाजी पुराने दुश्मन हैं। इस ट्रक की इन्फॉर्मेशन भी मुझे हंसला गाजी ने दी थी। अगर आपको यकीन ना आए तो मेरे ऑफिस में आज 9 बजे की कॉल रिकॉर्ड चेक कर ले, और इस फाइल में सारे सबूत हैं कि हंसला गाजी ड्रग स्मगल नहीं करता बल्कि पूरा उसका नाम इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा बोलते फाइल आगे बढ़ाई। हमें आप पर यकीन है एसपी अर्जम खान, अगर आप कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे। हम अपने एक ऑफिसर को गयासपुरा का केस देते हैं। आईजी साहब बोले। डीआईजी साहब फाइल देखने लगे।
सर, किसी दूसरे ऑफिसर के बजाय आप डीएसपी अयान खान को ये केस दे दीजिए। मुझे यकीन है कि डीएसपी अयान खान इतना काबिल है कि वो बाआसानी किसी की मदद के बिना इस केस को संभाल लेंगे। वो एक नज़र अयान को देखते बोले। अयान हैरान हुआ। उसे पुलिस में भर्ती हुए 1 साल हुआ था। उसने आज तक कभी कोई केस अकेले सॉल्व नहीं किया था, हमेशा किसी की सरपरस्ती में किया था। ये पहला केस था जो वो अकेले करता। ठीक है, फिर हम ये केस डीएसपी अयान खान को देते हैं। आईजी साहब की बात सुनते अयान मुस्कुराया। सर, इस फाइल में सारे सबूत हैं। इन सबूतों की बुनियाद पर हम गयासपुरा को गिरफ्तार कर सकते हैं, डीआईजी साहब बोले। ठीक है, ये काम डीएसपी अयान खान के जिम्मे है। अब? जी सर, अयान बोला। अर्जम भी मुतमईन हो गया था। हीरे स्मगलिंग पर इतनी सज़ा नहीं मिलती थी जितनी ड्रग स्मगलिंग पर मिलती थी। वो अगर ये इल्ज़ाम हंसला पर से ना हटा पाता तो यकीनन बहुत जल्द जेल हो जाती, वो भी उम्र की। हंसला, मेरे साथ आओ। वो अभी लाउंज में बैठा ही था जब सारिम वहां बोला। क्या हुआ? वो खड़े होते बोले। गुल खान पाकिस्तान आ चुका है और अब वो एसपी अर्जम खान पर नजर रखे हुए हैं। इतने में जायशा भी वहां आ गई। उसकी बात सुनते वो परेशान हुआ। वो यकीनन हमारे किए हुए हमले का जिम्मेदार अर्जम को समझ रहा होगा। ठीक है, तुम गुल खान पर पूरी नजर रखो। जब तुम्हें लगे कि वो अर्जम खान को नुकसान पहुंचाने लगा है, तब उसे खबर कर देना कि उसका गोदाम तबाह करने वाला मैं था, अर्जम नहीं। लेकिन इंजाल, सारिम, मैं नहीं चाहता कि मेरे किए की सज़ा किसी दूसरे को मिले। इसलिए इस बात को यकीनी बनाना कि गुल खान अर्जम को कोई नुकसान न पहुंचा सके, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। ओके, ठीक है, तुम रिलैक्स रहो। मैं गुल खान को अर्जम खान से दूर रखूंगा। अच्छी बात है। खाना तैयार है, आकर खा लें। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। इतने में सारिम का फ़ोन बजा। हंसला, गुल खान एसपी अर्जम खान के घर की तरफ जा रहा था। वो तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। उसकी बात सुनते हंसला तेजी से बाहर की तरफ भागा। कहाँ जा रहे हो हंसला? सारिम, घर आओ जायशा की हिफाजत के लिए, और जल्दी से बैकअप तैयार करो। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते जल्दी से बोला और फुल स्पीड से चलाते बाहर चला गया। सारिम हैरान अंदर आया। हंसला कहाँ गया है? यकीनन अर्जम खान को बचाने, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। खैर भाभी, आप अभी कमरे में जाएं। जायशा सर हिलाते अपने कमरे की तरफ चली गई। सारिम अब बैकअप की तैयारी करने लगा। इंजाल फुल स्पीड से गाड़ी उड़ाते साथ साथ अर्जम को कॉल भी कर रहा था। हेलो अंजाल। उसकी हैरान आवाज़ गूंजी क्योंकि इंजाल ने उसे पर्सनल नंबर पर कॉल की थी। 12 साल बाद भी दोनों ने नंबर नहीं बदले थे और ना ही एक दूसरे के नंबर डिलीट किए थे। अभी घर हो? हाँ, क्यों? गुल खान तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है। उसे जल्दी, इसलिए जल्दी से तुम अपने घर से निकलो। तुम एक पुलिस ऑफिसर को भागने का कह रहे हो? वो किताब रख दिया, उठा और स्टडी रूम से बाहर निकला। अब उसका रुख अपने कमरे की तरफ था। तुम पुलिस ऑफिसर हो, कोई आयरन मैन नहीं जिस पर गोली का असर नहीं होगा। वो तेज लहजे में बोला। 1 मिनट हंसला, तुम अभी कहाँ हो? तुम्हारे घर की तरफ आ रहा हूँ। अब तुम जल्दी से निकलो अपने घर से। मैं नहीं जाने वाला, आने दो उस गुल खान को, मैं निमट लूंगा उससे। अर्जम, मैं कह रहा हूँ वहां से निकलो। वो गुल खान कितना बड़ा कमीना है हम दोनों जानते हैं। वो अब चीखा था। अर्जम ने अपने बेड की साइड ड्रॉअर से पिस्टल निकाली। वो अब उसमें गोलियां भर रहा था। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उसका इंतजार करूंगा। वो यकीनन मेरे घर फायरिंग करेगा और उस दौरान मैं उसका निशाना लूंगा। और अगर उसने तुम्हारे घर बम लगा दिया तो? वो ऐसा नहीं करेगा। बिल्कुल, वो तो तुम्हारे चचा का बेटा है ना। अंजाल, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं, 30 साल का मर्द हूँ। अकल फिर भी नहीं है इस 30 साल के खोटे में। वो गुस्से में उसकी बात काटते हुए बोला। उसकी बात सुनते अर्जम हंसा। तुम हंस रहे हो कमीने, और यहाँ मेरी जान निकल रही है परेशानी से। वो फिर चीखा। इतने में उसके गेट पर फायरिंग शुरू हो गई। अर्जम, तुम अभी तक नहीं निकले? वो फायरिंग की आवाज सुनते परेशानी से बोले। मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं निकलूंगा। गुल खान आमतौर पर AK-47 गन इस्तेमाल करता है। कमीना इंसान, वो आसानी से तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। हंसला गाजी, तुमने एसपी आजम खान को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रखा है। वो खिड़की से पर्दा हटाते बाहर देखते बोले। बाहर कितने लोग हैं? हंसला बोला। गुल खान को मिलाकर 15, और सबके पास AK-47 है। अल्लाह! इसके बाद सुनते हंसला बेसाख्ता बोला। तुम अभी कहीं छुप जाओ, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। इसके बाद सुनते आजम ने आंखें घुमाई। तुम मेरे बाप न बनो, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। आजम निशाना लेते बोले। एक ही बार में वो 2 बंदों को हेडशॉट मार चुका था। आजम अपने बेहतरीन निशाने के लिए जाना जाता था।
वो सारे अब मेरे कमरे पर फायर करने लगे हैं। तुम्हें गोली तो नहीं लगी अब तक? मैं बस 5 मिनट के फासले पर हूँ। इसका मतलब कि तुम ओवर स्पीडिंग कर रहे हो। इस पर मैं तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकता हूँ। इसने बोलते ही फिर गोलियां चलाईं। इसके कमरे की सारी खिड़कियां टूट चुकी थीं। वो खुद दीवार की ओट में था। इसका घर खास मटेरियल से बना था, इसलिए अभी तक कोई भी गोली दीवार के आर पार न हो सकी थी। आर्जम के निशाने से मजीद 3 लोग मर चुके थे। तुम एक दफ़ा मुझे वहां पहुंच लेने दो कमीने, फिर तुझे बताता हूँ। कुछ ही देर बाद आर्जम ने उन आदमियों के पीछे हंजला की गाड़ी देखी। वो गाड़ी में बैठे ही फायरिंग करने लगा था। आर्जम ने मुस्कुराते कॉल काट दी। इसके अंधाधुंध फायरिंग की वजह से वो सब गिर गए थे। गुलखान गाड़ी में ही बैठा था। इसका राइट हैंड फौरन गाड़ी में बैठा और वहां से निकले। हंजला ने उनकी चलती गाड़ी पर गोलियां चलाईं। गुलखान हंजला को देखते हैरान हुआ था। हंजला की आंखों में गुस्सा था, जबकि गुलखान की आंखों में हैरत थी। उनके वहां से जाते ही आर्जम खिड़की से हटा। हंजला तेजी से गेट से अंदर आया। आर्जम के घर की सारी खिड़कियां टूट चुकी थीं। लाउंज में फानूस टूटा पड़ा था। वो यकीनन गोलियां लगने से टूटा था। हंजला तेजी से अंदर दाखिल हुआ। वेलकम हंजला गाजी साहब। वो अब बोल ही रहा था जब हंजला में तेजी से आगे आते उसे मुक्का दे मारा। कमीने इंसान, जब तुझे कहा था कि यहाँ से निकल तो फिर क्यों नहीं निकला? अगर तुझे लग जाती तो कुछ सोचा भी है कि क्या हो जाता तेरी इस लापरवाही की वजह से? ये जानते बूझते कि वो तुम्हारे मारने आया है, फिर भी ये पागलपन। वो गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते चीखा था। तुम आज भी वैसे ही जज्बाती हो जैसे 12 साल पहले थे। वो उसके हाथ आराम से कॉलर से हटाते बोले। तुम आज भी वैसे ही पागल हो जैसे 12 साल पहले थे। वो उसे घूरते बोले। आर्जम मुस्कुराया। बैठो। वो सोफे की तरफ इशारा करते बोले। बैठने नहीं आया मैं यहाँ। वो उसे घूरते बोले। अच्छा ठीक है, अब घूसा बंद करो। इसके बाद सुनते हंसला ने गहरा सांस लिया और इधर उधर देखने लगा। खाना खा चुके हो? आर्जम बोला। नहीं। ठीक है, बैठो, खाना खाते हैं। वैसे भी आज मैंने बिरयानी बनाई है। वो बोलते किचन की तरफ बढ़ा। तुमने? वो हैरान हुआ। वो भी उसके पीछे हुआ। हाँ, वो बिरयानी को दम से उतारते बोला। वो जब स्टडी रूम में गया था तब चूल्हा बंद कर गया था, ये सोच कर के कुछ देर पढ़कर दम हटाएगा। तुमने क्यों बनाई? बावर्ची नहीं है। बावर्ची नहीं है क्या? नहीं, मतलब क्या? सुबह नाश्ता भी तुम खुद ही बनाते हो? हाँ। तो जब लेट आना हो तो फिर बाहर से खाता हूँ। वो बिरयानी प्लेटों में डालने लगा। बिरयानी की खुशबू हर सूप फैल गई। खुशबू तो अच्छी आ रही है। किचन में ही छोटा सा डाइनिंग टेबल था। वो दोनों वहीं बैठ गए। वो, आर्जम तुम्हारे हाथ में काफ़ी जायका है। वो तारीफ किए बिना न रह सका। आर्जम बस मुस्कुराया। तुम बस इतना ही खाओगे? आर्जम उसे प्लेट खिसकाते देखते बोले। हाँ, इतना कम? वो हैरान हुआ। पूरी प्लेट खा चुका हूँ, अभी भी कम है। हाँ, मजीद लो। नहीं यार, अभी मैं बस इतना ही खाऊंगा, बाकी घर जाकर खाऊंगा क्योंकि मेरी बीवी ने भी खाना बना रखा है। अच्छा, आर्जम समझते बोले। आर्जम तुम कोई मलाजिम रख लो। हंजला उसे देखते बोले। क्यों? क्योंकि इस पूरे घर में तुम अकेले कैसे रहते होगे? बंदा अकेला फील करता है। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब कौन था तुम्हारे पास? लेकिन मैं अकेले ही ठीक हूँ, तुम इसलिए परेशान ना हो। हंजला ने शादी कब की? तकरीबन 2 हफ्ते पहले, जिस दिन हमने गुलखान पर हमला किया था उस दिन मेरी शादी हुई थी। हंजला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं था जो तुम शादी की रात ही आके गुलखान के गोदाम पर हमला करने आ गए थे? इसमें दिमाग खराब वाली क्या बात थी? वो उसे नासमझी से देखते बोले। वाह हंजला गाजी साहब, आपकी समझदारी को सलाम। खैर ये बताओ कि अपनी बीवी को मुंह दिखाई में कुछ दिया था या नहीं? मैंने तो कुछ नहीं दिया। लानती दरी शक्ल पर वो बेसाख्ता बोले। हंजला ने मुंह बनाया। पहले ये बता कि तेरा निकाह कैसे हुआ था? मौलवी साहब ने पूछा कि आपको निकाह कबूल है। मैंने कहा कबूल है। वो अब उसे जेद करने लगा था। उफ हंजला, तुम बाज नहीं आओगे। उल्टे जवाब देने से इन बातों को छोड़ो बेवकूफ़ इंसान। अब सबसे पहले भाभी को कोई गिफ्ट देना, गोल्ड या डायमंड, मुंह दिखाई के तौर पर। मुंह दिखाई ज़रूरी होती है क्या? ये एक रस्म होती है हंजला। ओ अच्छा, वो समझते सर हिलाते बोले। तो फिर मैं जायशा को क्या दूं मुंह दिखाई में, जो उन्हें पसंद हो? उसे चॉकलेट केक पसंद है। हंजला के बच्चे, अब तुम अपनी बीवी को मुंह दिखाई के तौर पर चॉकलेट केक दोगे? वो उसकी अकल पर मातम करते बोले। तो तुमने तो खुद ही कहा जो पसंद है वो दो। वो उसे घूरते बोले। मेरा मतलब था कोई ज्वेलरी, जैसे मैंने अपनी बीवी को अंगूठी दी थी। कौन सी अंगूठी? मैंने डायमंड रिंग दी थी, लेकिन जायशा को डायमंड रिंग्स नहीं पसंद क्योंकि उससे इन्फेक्शन होता है। उसे इन्फेक्शन? हाँ, तो फिर गोल्ड की दे दो, और अगर उसमें छोटा सा एक डायमंड हो तो कोई नुकसान नहीं होगा। सही, मैं कल ही बनवाता हूँ रे। शुक्र है, तुझे समझ तो आया। चल अब मैं चलता हूँ, और अगली दफ़ा जब तुम बिरयानी बनाओ तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। वो खड़े होते बोले। क्यों आओगे? बिरयानी खाने? वो मुस्कुराते बोले। ठीक है। आर्जम हल्का सा मुस्कुराते बोले। अच्छा एक काम करो, मुझे बिरयानी पैक कर दो। क्यों? वो हैरान हुआ। जायशा और तारिम को चखवाऊंगा। सिर्फ भाभी के लिए दे रहा हूँ, वो उसे घूरते बोले। ठीक है, वो मुस्कुराते हुए बोले। वो उसके लहजे में जलसी महसूस कर चुका था। 12 साल बाद ही सही, उनकी नाराज़गी अब खत्म हो गई थी और वो दोनों 12 साल पहले वाले दोस्त बन गए थे।
जायशा वो लाउंज में खड़ी आवाज दे रही थी। तुम ठीक हो? तारिम आते परेशानी से बोले। तारिम का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था, इसीलिए उसकी आवाज सुनते वो तेजी से बाहर निकला। हाँ, मैं ठीक हूँ। और वो एसपी आजम खान? वो भी ठीक है। इतने में जायशा भी वहां आ गई। आप ठीक हैं? वो उसे देखते बोले। बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और ये बिरयानी तुम्हारे लिए, वो शॉपर आगे बढ़ाते बोले। लेकिन मैंने खाना बनाया था घर पर, वो हैरान हुई। वो शॉपर पकड़ते बोले। हाँ, मुझे मजे की लगी तो मैंने ले ली। मैंने तारिम के लिए भी कहा, लेकिन उसने कहा कि सिर्फ भाभी के लिए दे रहा हूँ। वो कौन? तारिम हैरान होते बोले। आजम, तुम एसपी आजम खान के साथ खाना खा के आ रहे हो? तारिम हैरान हुआ। हाँ, सब बताता हूँ, अभी चलो खाना खाते हैं। लेकिन आप तो खा आए हैं। वो तो बस मैंने थोड़ा सा खाया था, अभी तुम्हारे साथ भी खाऊंगा, वो मुस्कुराते हुए बोले। ठीक है, जायशा मुस्कुराते हुए बोले और चली गई। तुम आजम खान को पहले से जानते हो ना? तारिम बोला। हाँ, जानता हूँ। चलो आओ, फिर सब बताता हूँ। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। थोड़ी देर में जायशा खाना ले आई। साथ खानसामा ने भी खाना पकड़ रखा था। तुमने आज क्या बनाया है? वो जायशा को देखते बोले। मैंने बिरयानी और गोश्त। सही। अब बताओ, तुम आजम को कैसे जानते हो? आजम मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुस्कुराते हुए बोले। तारिम का मुंह की तरफ जाता हाथ वहीं रुक गया। बचपन का दोस्त? हाँ, 12 साल पहले हमारी लड़ाई हुई थी, इस वजह से मैंने दोस्ती तोड़ दी। फिर 12 साल बाद जायशा की वजह से हमारी मुलाकात हुई और अब हमारी लड़ाई भी खत्म हो गई है। वो दोनों उसकी बात सुनते हैरान हुए। तो तुमने गुलखान से पंगा भी इसलिए लिया कि उसने आजम की बीवी और बच्चे को मारा है? हाँ। चलो अब खाओ, आजम के हाथ में बहुत जायका है। सर झटकते खाने लगा। वाह, मजे की है, जायशा एक चम्मच लेते बोली। फिर उसने थोड़ी सी बिरयानी प्लेट में निकालते तारिम को दी। तुम भी टेस्ट करो, बहुत मजे की है। तारिम ने एक चम्मच ली। आपकी बनाई बिरयानी ज्यादा मजे की है, ये बस ठीक ही है, वो प्लेट परे करते बोले। इसकी बात सुनते हंजला ने उसे देखा। उसके माथे पर बल देखते वो बेसाख्ता मुस्कुराया। वो यकीनन गुस्सा था। कल तक वो उसका इकलौता दोस्त था, अब कोई उसका बचपन का दोस्त निकल आया था। उसका गुस्सा जलसी होना बनता था। आपकी लड़ाई क्यों हुई थी आजम भाई से? वैसे ही मेरा दिमाग खराब था जो उसकी बात न मानी, उल्टा उससे ही नाराज हो गया। अच्छा, वो बोलते खामोश हो गया। वो और हंजला अपने माजी को याद करने लगे। उसने नाज के लिए आजम से मुकम्मल रब्त खत्म कर लिया था। वो बहुत खुश था उसके साथ। 2 साल तक तो सब ठीक रहा। जब वो 20 साल का हुआ तब उसकी जिंदगी में कियामत जैसा दिन आया। कॉलेज के ज़माने में वो ग्यास से नाज की वजह से लड़ा था। 2 साल में वो माफिया बन गया था। उसने काफ़ी पैसा भी कमा लिया था, लेकिन उन 2 सालों में वो हंजला को नहीं भूला था। उस दिन वो नाज के साथ घर आया था ताकि उन्हें अपने माँ बाप से मिलवा सके, लेकिन जब घर पहुंचा तो उसे अपने माँ बाप की लाशें मिली। उस दरमियाने दर्जे के घर के लाउंज में उस वक्त खून ही खून था। सामान आसपास बिखरा पड़ा था। सामने सोफे पर ग्यास हाथों में पिस्टॉल पकड़े बैठा था। मम्मा, बाबा! वो बदहवासी में अपने माँ बाप की लाशों के पास जाते उन्हें देखने लगा। थपथपाने लगा। उसकी आंखें बेसाख्ता नम हुईं। अरे हंजला गाजी साहब, आप तो अभी से रो पड़े। पीछे से गयास तंजिया बोले। वो पलटती देखने लगा। ये तुमने किया, लेकिन क्यों? तुमने मेरे माँ बाप को क्यों मारा? वो आखिर में चीखा। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा? देखो आज तुम किस हालत में हो और मैं कहाँ हूँ। वो दोनों हाथ फैलाते हुए बोले। हंजला ने खड़े होते उसे मुक्का मारा। उसके साथियों ने जल्दी से पकड़ लिया। अचानक हंजला की नजर नाज पर पड़ी। नाज, तुम जाओ यहाँ से, भागो! वो फिर चीखा। अरे बच्चे, आराम से, मैं अपनी महबूबा को कुछ नहीं कहूंगा। वो उसके बाल मुट्ठियों में दबोचे बोले। महबूबा लफ्ज पर वो सख्त हुआ। उसने नाज को देखा जो गयास के साथ आ खड़ी हुई थी। नाज, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज। वो सच मानने के लिए तैयार नहीं था। अफसोस हंजला, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ, डार्लिंग के साथ हूँ। ये देखो, इसने मुझे डायमंड की अंगूठी गिफ्ट किए और तुम आज तक मुझे गोल्ड भी गिफ्ट नहीं कर सके। वो अपना हाथ सामने करते बोले। वो नौजवान बिल्कुल अकेले हो गया था। माँ बाप मर चुके थे और मोहब्बत ने भी दगा किया था। मारो इस साले को, वो किक मारते बोले। इसके साथ ही उसे मारने लगे थे और नाज वहां से चले गए। हंजला कमजोर नहीं था, लेकिन वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आंखें बंद होने से पहले उसने अपनी मोहब्बत को किसी दूसरे के साथ मुस्कुराते जाते देखा था। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में था। उसे अस्पताल लाने वाला कौन था वो नहीं जानता था। उसके माँ बाप को दफनाया जा चुका था क्योंकि वो 1 हफ्ते से बेहोश था। उन्हें किसने दफनाया वो ये भी नहीं जानता था। अस्पताल से निकलने के बाद वो सीधा अपने वालिदैन की कब्रों पर गया था। 2 साल के अंदर अंदर उसने खुद को मुकम्मल बदल दिया। वो अब मशहूर ज़माना गैंगस्टर बन चुका था। वो हीरों की स्मगलिंग करता था। नाज ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि वो उसे डायमंड नहीं दे सकता था। अब उसके पास बेइंतहा हीरे थे।
उसके तकरीबन 1 साल के बाद उसे सारिम मिला था। वो गयास के दुश्मन गयास के पास कैद था क्योंकि सारिम एक काबिल हैकर था। वो मिनटों में कुछ भी हैक कर सकता था। गयास को मौत के मुंह में पहुंचाने के बाद उसने सारिम को भी आज़ाद कर दिया था। तभी उसे पता चला था कि सारिम बेसहारा था। तब सारिम उसके साथ था। इस सारे अरसे में एक दफ़ा भी उसने अर्ज़म से रब्त नहीं किया था, लेकिन वो जानता था कि अर्ज़म इनकी बरसी पर इनके कब्रों पर आता है। जायशा की आंखें नम हुईं। हंजला को एहसास ही ना हुआ कि वो सब बोल रहा है। हंजला का अपना चेहरा भी आंसुओं से तर था। जायशा ने कुछ कहे बगैर उसे गले लगा लिया था। अगले दिन वो लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी जब हंजला वहां आया। वो उसके बराबर में बैठा। जायशा, जी, वो उसकी तरफ देखते बोले। उसने जेब से एक डिब्बा निकालकर खोला। ये वो रिंग देख के हैरान हुई। हाँ, वो मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में कुछ नहीं दिया था, इसलिए ये गिफ्ट लाया हूं। सारिम लाउंज में दाखिल होने लगा था। उसके बाद सुनते उल्टे कदम वापस लौट गया। पागल, लाउंज में बैठकर कौन मुंह दिखाई देता है, वो बड़बड़ाया। जायशा मुस्कुराई। मैं पहनाऊं? जी, उसने बोलते हाथ आगे किया। अंजाल ने उसे रिंग पहनाई। तुम्हें पसंद आई? बहुत प्यारी है, वो रिंग देखते बोली। वो ज्यादा बड़ी नहीं थी और ना ही ज्यादा छोटी, इसके दरमियान में एक छोटा सा हीरा लगा हुआ था। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आई, हंजला मुस्कुराते हुए बोले। जायशा ने अपना हाथ हिलाया। क्या हुआ? पता नहीं, अंगूठी चुभने लगी है शायद। वो फिर हाथ हिलाते बोली। हंजला ने जल्दी से अंगूठी उतारी। जहां डायमंड था वहां हल्का सा निशान पड़ गया था और अब उंगली भी सूजने लगी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने इसमें बहुत छोटा हीरा लगवाया था, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया। आई एम सो सॉरी, वो शर्मिंदा होते बोले। कोई बात नहीं अंजाल, मुझे हीरा सूट नहीं करते और आप तसल्ली रखें, हमारा निकाह जिन भी हालात में हुआ हो, मैं आपको छोड़कर नहीं जानने वाली, इसलिए मुझे किसी दूसरे जैसा ना समझिए कि अगर आप मुझे हीरा नहीं देंगे तो मैं चली जाऊंगी। वो उसका हाथ थामते बोले। ऐसी बात नहीं है जायशा, मुझे हरजम ने बोला था कि छोटे से हीरे से कुछ नहीं होता और मैं भी चाहता था कि तुम्हारे दिल में कोई बात ना रहे। वो सफाई देते बोले। मेरे दिल में कोई बात नहीं है हंजला, अच्छा लगा सुनकर। इस पर क्या लगाऊं? वो उंगली की तरफ इशारा करते बोली। कोई भी ट्यूब जो दर्द को कम करे। ठीक है। सारिम, जल्दी से मेडिकल बॉक्स लाओ। सारिम जल्दी से मेडिकल बॉक्स ले आया। आप किससे लड़कर आए हो? वो लाउंज में आते बोले। मुझे नहीं, जायशा को चोट लगी है। वो अभी उसे ट्यूब लगाने लगा था। ये कैसे लगी? अंगूठी में हीरा था, उससे हुआ। तो किसने कहा था कि एड़े वेड़े की बात सुनो? वो मुंह बनाते बोले। हंजला ने उसे बताया था कि अर्ज़म का आइडिया था। हंजला और जायशा ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों मुस्कुरा पड़े। मैं ठीक हूँ, अर्ज़म भाई कब तक आएंगे? मैं पूछता हूँ इससे। वो बोलते उठा और खिड़की के पास जाके कॉल करने लगा। आज उन्होंने लंच पर अर्ज़म को इनवाइट किया था। ये वजह भी थी कि सारिम का मूड ऑफ था। कहाँ हो? कॉल पिक होते वो बोले। घर से निकलने लगा हूँ। अच्छा, जल्दी पहुंचो। अगर एड्रेस समझ ना आए तो कॉल कर लेना, मैं लेने आ जाऊंगा। हंजल आवाज, साहब, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, इसलिए आप मुझे रास्ता ना समझाएं। ठीक है एसपी साहब, अभी जल्दी पहुंचिए, सब आपके इंतजार में बैठे हैं। और हाँ, आते हुए अपनी पिस्तौल भी लाजमी लेना। पिस्तौल क्यों? क्या तुम भूल रहे हो कि कल रात तुम पर अटैक हुआ है? ठीक है, ले आऊंगा। अब अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आ रहे। वो, जायशा, इतनी देर में तुम रेस्ट कर लो। ठीक है, वो बोलते उठ गई। अब लाउंज में सारिम और हंजला ही रह गए थे। कुछ ही देर में बाहर से गोलियों की आवाजें आने लगीं। वो दोनों जल्दी से उठे। गुलखान होगा, कल रात उसने मुझे देखा था, इतनी जल्दी उसने हमारा घर कैसे ढूंढ लिया? सारिम हैरान था। वो दोनों जल्दी से सारिम के कमरे में गए। वहां से वो दोनों पिस्तौल उठा लाए थे। हंजला, ये जायशा, सीढ़ियां उतरते बोले। जायशा, तुम कमरे में जाओ और बाहर तब तक ना आना जब तक गोलियों की आवाजें रुक ना जाएं। जाओ। जी, जायशा सर हिलाते वापस चली गई। कुछ ही देर में गुलखान अपने कुछ बंदों के साथ अंदर आ गया। वो तकरीबन 45-50 साल का आदमी था। गुलखान, हंजला उस पर पिस्तौल तानते हुए बोले। गुलखान ने हाथ उठाए, जिसका मतलब था कि वो पिस्तौल से लड़ने नहीं आ रहा। उन दोनों ने पिस्तौल नीचे की। गुलखान के साथ 3 आदमी और भी थे। हंजला गाजी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर कल रात तुमने मेरे आदमियों को क्यों मारा? क्योंकि तुमने मेरे भाई जैसे दोस्त की बीवी और बच्चे को मारा था, इसलिए? क्या तुम अर्ज़म खान तुम्हारा दोस्त है? हाँ।
गुलखान ने तंजिया हंसते इन तीनों को इशारा किया। वो दोनों इन तीनों से लड़ने लगे थे। ये तीनों गुलखान के खास आदमी थे। इन तीनों को हराना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन वो दोनों भी लड़ाई में महारत रखते थे। वो दोनों इन तीनों का अच्छे से मुकाबला कर रहे थे। गोलियों की आवाज़ ना सुनते जायशा कमरे से निकल आई। गुलखान की नज़र उस पर पड़ी। वो इन सबको देखते वापस कमरे में जाने लगी। जाओ, गुलखान पिस्टॉल निकालते बोला। लुको लड़की, वरना मैं इन दोनों को शूट कर दूंगा। उसकी बात सुनते वो दोनों रुके। इन तीनों ने उन दोनों को पकड़ लिया। जायशा अब नीचे आने लगी थी। हाथ ऊपर करो, गुलखान जायशा से बोला। तुम यकीनन अंधे नहीं हो, मेरे हाथों में कुछ नहीं है, वो हाथ सामने करते बोले। उसके बेखौफ लहजे पर गुलखान ने सताइशी नजरों से उसे देखा। वो हंजला की सीध में थोड़ा दूर खड़ी थी। बीवी तो बहादुर मिली है तुम्हें, गुलखान बोला। गुलखान, हाँ, मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगा, वो गरजे। गुलखान अपने किसी भी दुश्मन को मारने के बाद उनके घर की औरतों को बांदी बना लिया करता था। गुलखान ने पिस्तौल का रुख हंजला की तरफ किया। इससे पहले वो ट्रिगर दबाता, जायशा ने उसे पीछे की तरफ जोर से धक्का दिया। इसी स्ना में उसकी उंगली दब गई और ट्रिगर चल गया। जायशा की पिंक फ्रॉक खून से सुर्ख होने लगी। उसी वक्त पीछे से किसी ने गुलखान और उसके 3 आदमियों को शूट कर दिया। अंजाल ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां अर्जम खड़ा था। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया, तुम जल्दी से भाभी को अस्पताल लेकर चलो। कोई फायदा नहीं, वो पहले पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे। उसने जल्दी से अपनी जेब से रुमाल निकाला और जायशा के जख्म पर रखा। जायशा को दवा लगाने के बाद उन्होंने मेडिकल बॉक्स साइड पर ही रख दिया था। हंजला, मेडिकल बॉक्स। सारिम ने उसे मेडिकल बॉक्स दिया। हंजला, खून रोको भाभी का और अस्पताल चलो मेरे साथ। पुलिस ऑफिसर के साथ होते वो देर नहीं करेंगे। ठीक है, चलो। वो उसके जख्म पर फ्रॉक के ऊपर से ये पड़ी पट्टी बांधने लगा। वो तीनों एक साथ बाहर निकले। थोड़ी देर बाद वो तीनों अस्पताल पहुंच चुके थे। आज जायशा का इलाज फौरन शुरू हो गया था। हंजला, मैं एयान को तुम्हारे घर भेज दूंगा। गुलखान और उसके साथियों की लाशों के लिए भेज दो। ठीक है, वो बोलते साइड हुआ। उसे पेट पर गोली लगी थी। जायशा का ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आई थी। वो तीनों बाहर ही थे। उन्हें अस्पताल में 5 घंटे होने वाले थे। इसी वक्त डॉक्टर बाहर निकले। मुबारक हो, मरीज अब खतरे से बाहर है और उन्हें होश भी आ चुका है। इसके बाद सुनते हंजला ने बेसाख्ता शुक्र अदा किया। पहले वो सारिम के गले लगा, फिर अर्जम के। बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से इसका इलाज जल्द मुमकिन हुआ। वो उसके गले लगे ही बोले थे। शुक्रिया की कोई बात नहीं, अब बस इनका ख्याल रखना इंशाल्लाह। वो पीछे हटते बोले, साथ ही नमाज़ें साफ करने लगा। कुछ अरसे बाद कुछ पता चला। अर्जम सारिम से बोले। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा कॉल पर बात कर रहा था। नहीं, मैं उन्हें ट्रेस नहीं कर पा रहा। यकीनन हंजला ने अभी तक अपना फ़ोन ऑन नहीं किया। ऑपरेशन के कुछ दिन के बाद हंजला जायशा को लेकर गायब हो गया था। इसकी फैक्ट्रियों का कागजी मालिक सारिम था, इसलिए अब उसे सब संभालना पड़ रहा था। इसके साथ साथ वो हंजला को भी ढूंढ रहा था। आज उन्हें गायब हुए 4 महीने हो चुके थे। अर्जम अभी उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। अगर उनके बारे में कुछ पता चला तो मुझे इन्फॉर्म करना, अर्जम बोला। ज़रूर। वो फ़ोन रखते कुर्सी से टेक लगा गया। एक दफ़ा तुम मुझे मिल कमीने, हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी। वो तसव्वुर में हंजला से मुखातिब हुआ। इसके सारे हीरे पुलिस कस्टडी में थे, जिनमें से कुछ डायमंड सेट उसने खुद खरीदे थे और वो अर्जम के पास एक अमानत के तौर पर पड़े थे। इतने में उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, कम इन। सर, ये आपके लिए आया है। एक सिपाही उसे खत देकर चला गया। उसने हैरत से खत खोला। अस्सलाम वालेकुम अर्जम, मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर गुस्सा होगे, होना भी चाहिए, लेकिन इस वक्त मुझे यही बेहतर लगा। जब मैं अस्पताल में